चलो देखो स्ट्रक्चर देखें ना लास्ट क्लास में, तो वापस एक बार रिवाइज करते हैं लास्ट में। स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या चाहिए? अपने को क्या चाहिए? स्ट्रक्ट कीवर्ड चाहिए, फिर यहाँ पे क्या रहता था? स्ट्रक्चर नेम, है ना। इसके बाद क्या आता था? यहाँ पे अपने डेटा मेंबर्स। यस सर। ऐसे लास्ट में अपना क्या रहता था? समीकरण। ठीक, यही था। ये क्या था मेरा? कीवर्ड। ये यूजर डिफाइंड नेम होता था, नेम ऑफ क्या? स्ट्रक्चर। जो क्या होता था? यूडीएल, अपन जिसको पता यूजर डिफाइंड है, ठीक है, यूजर बताएगा इसका नाम, ठीक है। और ये जो डेटा मेंबर होते थे वो क्या होते थे? वेरिएबल डिक्लेरेशन होते थे, है ना। जो सिंपल अपना वेरिएबल डिक्लेयर करते थे उसको ये किसके अंदर आता था? स्ट्रक्चर के अंदर। स्ट्रक्चर का 2-3 तो डेफिनेशन पढ़े थे। पहला क्या होता है? कलेक्शन ऑफ किसका? कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वेरिएबल्स और ऑफ मल्टीपल डेटा टाइप्स। मतलब ये क्या कर रहा है? बहुत सारे वैल्यूज को स्टोर कर रहे हैं और बहुत सारे डेटा टाइप्स के अंदर, है ना। वो भी किस टाइप के? सिंगल नेम के अंदर। मुझे अगर इन सारे डेटा मेंबर्स को एक्सेस करना है तो मुझे सिर्फ क्या चाहिए? स्ट्रक्चर नेम चाहिए और उसका यहाँ पे हम जो वेरिएबल बना रहे थे वो चाहिए। ये दोनों चीज तो चाहिए रही थी, ठीक है। अब इसके अंदर जो डेटा मेंबर है वो डायरेक्टली नहीं काम करेंगे, वो किसके साथ में काम करेंगे? यहाँ पे जो वेरिएबल बनेगा उसके साथ में, और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा उसके साथ में। और स्ट्रक्चर है क्या चीज? यूजर डिफाइंड है कि डिराइव्ड डेटा टाइप। डिराइव्ड डेटा टाइप क्यों बोला जाता है? हाँ, इसको बनाने के लिए जो हम डेटा मेंबर्स यूज कर रहे हैं, तो डेटा मेंबर को अगर ये मैं कर्ली ब्रेसेस और इधर के कर्ली ब्रेसेस को हटा दूं तो ये सिंपल वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है। और ये जो वेरिएबल्स जो बनते हैं यहाँ पे वो किसकी सहायता से बन रहे हैं? आपके नॉर्मल वेरिएबल, है ना, डेटा टाइप एंड गैप फ्लोट, ये सब की सहायता से बनाते हैं। तो यहाँ जो वेरिएबल बन रहा है या यहाँ जो डेटा टाइप यूज कर रहे हैं वो किस टाइप का है? प्रिमिटिव है। उसकी सहायता से हम नया डेटा टाइप बना रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? डिराइव्ड हो जाएगा। जो चीज पहले से बनी हुई है उस चीज को लेके और एक नया चीज बना दो तो वो क्या कहलाएगा? आपका डिराइव्ड डेटा टाइप। वेरिएबल इसका स्ट्रक्चर का वेरिएबल डिक्लेरेशन देखे थे। स्ट्रक्चर वेरिएबल कैसे बनता है? एक एग्जांपल लिए थे स्टूडेंट का। सामने क्या लगता है? स्ट्रक्ट कीवर्ड स्मॉल लेटर में रहेगा, ठीक है। और ये जब इसको बनाने जाओगे कंपाइलर के साथ में काम करोगे या टर्बो सी एडिटर में यूज करोगे तो ये व्हाइट कलर में चेंज हो जाएगा। अब व्हाइट कलर होता है तो क्या बनता है? नहीं, ये व्हाइट कलर से चेंज हो जाएगा। कलर का अलग अलग कॉम्बिनेशन है ना। व्हाइट कलर में तो वो कीवर्ड है, ठीक है। जैसे स्ट्रक्ट बना दिए, साथ में क्या नाम दे दिए स्टूडेंट, इसके साथ में क्या इंट का रोल नंबर और क्या दिए थे? फ्लोट में परसेंटेज, यही दो बनाए थे। ये मेरा स्ट्रक्चर बन रहा है ना। इस स्ट्रक्चर को कंप्यूटर की मेमोरी में एलोकेशन तब तक नहीं मिलेगा जब तक इसका वेरिएबल डिक्लेयर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं लास्ट क्लास में समझाया था, अगर सिर्फ इंट मैं लिखूंगा तो कोई काम का है क्या? नहीं है। इस इंट की प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए मुझे क्या चाहिए? उसका वेरिएबल चाहिए। तो इंट क्या है? मेरा डेटा टाइप, और ए क्या है? मेरा वेरिएबल है। तो इंट की सारी प्रॉपर्टी, उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है लेकिन वो खुद यूज कर पाएगा क्या? नहीं यूज कर पाएगा। उसको कौन यूज करेगा? ए यूज करेगा। तो ये मेरा क्या है? डेटा टाइप है, और ये क्या है? वेरिएबल है। वैसे ही ये जो बनाया है हम, ये क्या बना है? मेरा डेटा टाइप बना है, लेकिन इसका वेरिएबल बना है क्या? अभी नहीं बना है। तो वेरिएबल बनाओगे तभी ये जो प्रॉपर्टी है वो एक्सेस हो पाएगी, ठीक। तो वेरिएबल बनाने के लिए पहला तरीका हम लोग देखे थे, यहीं पे आप तुरंत तत्काल बना दोगे। तो जैसे इसका S1 बना लिए तो ये एक बन जाएगा वेरिएबल, क्लियर है। और इसका मेमोरी जैसे बनाया था, ये मान के चलो S1 बन रहा है, तो S1 के अंदर पहला किसके लिए जाएगा? रोल के लिए। दूसरा किसके लिए जाएगा? परसेंटेज के लिए, है ना। अब जब ये S1 बना है तब इसको मेमोरी मिलेगी कंप्यूटर, ठीक है। और S1 का अगर टोटल साइज बोला जाए तो रोल कितने का है? ये पूरा कितना बनेगा? 2 बाइट का बनेगा। क्यों? क्योंकि इंटीजर टाइप का है।
और ये पूरा कितना बनेगा 4 बाइट का। क्यों? क्योंकि ये फ्लोट टाइप है। अब टोटल मेमोरी की अगर बात करेंगे तो कितना बनेगा 6 बाइट। किसके लिए? S1 के लिए। यही बताया था। ठीक, अगर मान लो कि चलो मुझे मल्टीपल वेरिएबल इसी के साथ बनाने हैं तो S1 के साथ में S2 S3 ऐसा बना सकते हैं। ठीक है, अब इसी के साथ में ये आगे बढ़ जाएगा। ये किसके लिए जाएगा? S2 के लिए। और ये किसके लिए? S3 के लिए। ये किसके लिए जाएगा? रोल के लिए। ये परसेंटेज के लिए। S2 का भी टोटल साइज कितना जाएगा? 6 बाइट। S3 का भी कितना साइज जाएगा? 6 बाइट। ठीक है, सबके लिए अलग अलग मेमोरी एलोकेशन हो जाएगा। और थोड़ा सा अगर एक चीज और ध्यान दो तो ये रोल और परसेंटेज दो ही बनेंगे, लेकिन S1 के लिए रोल अलग जा रहा है, S2 के लिए रोल अलग जा रहा है, S3 के लिए रोल अलग अलग, 3 अलग अलग बॉक्सेस बन रहे हैं ना। और वहीं पर अगर बात करें परसेंटेज के लिए तो तीनों का के लिए अलग अलग जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जितने डेटा मेंबर हैं वो उतने वेरिएबल के लिए अलग अलग कॉपी बनती है ना। ये स्ट्रक्चर का बढ़िया कॉन्सेप्ट है। जैसे हम यहाँ पे बना रहे हैं इंट a बना रहे हैं तो एक ही बार बन रहा है ना। अब मैं वापस अगर a बनाना चाहूँ फ्लोट के साथ में एक ही प्रोग्राम में तो नहीं बनेगा, ये एरर आएगा क्योंकि ये नेम सेम हो जा रहा है। भले डेटा टाइप डिफरेंट है लेकिन नाम तो सेम हो जा रहा है ना। लेकिन यहीं पे अगर देखो यहाँ पे रोल, यहाँ पे भी रोल, यहाँ पे भी रोल, लेकिन उसको एक्सेस कैसे करेंगे? S1 S2 और S3 के साथ। समझ आया? जैसे अब मुझे इस पे के साथ काम करना है तो यहाँ पे एक ऑपरेटर यूज होता है मेंबर सिलेक्शन। चलो इसको नोट करना तो कर लो कुछ इसमें। मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में ऑपरेटर बताया था तो उसमें स्पेशल ऑपरेटर पढ़े थे, स्पेशल टाइप ऑफ ऑपरेटर। इसमें आप लोग एड्रेस ऑफ, वैल्यू एड ये सब पढ़े थे। साथ में यहाँ पे डॉट ऑपरेटर भी पढ़े थे और एक एरो ऑपरेटर पढ़े थे। ये दोनों जो ऑपरेटर हैं वो तो हमारे किसमें यूज हो जाते हैं? पॉइंटर। ये जो है हमारे स्ट्रक्चर और पॉइंटर दोनों में। स्ट्रक्चर हो गया, यूनियन हो गया और पॉइंटर हो गया। जब आप सिंपल स्ट्रक्चर और यूनियन यूज करोगे तो डॉट लगेगा और पॉइंटर के साथ में स्ट्रक्चर और यूनियन को काम कराओगे तो एरो ऑपरेटर लगेगा। अब ये है क्या? जैसे ये डॉट है, इसको हम लोग कहाँ पढ़े? मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर, यही पढ़ा है ना। मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर क्या करता है? देखो जैसे ये S1 एक वेरिएबल है, S2 दूसरा वेरिएबल है, S3 तीसरा वेरिएबल, और ये 3 अलग अलग वेरिएबल के पास में रोल नंबर और परसेंटेज नाम के 2 डेटा मेंबर हैं। सभी के पास उसकी अलग अलग कॉपी बन गई है ना। अब मुझे किसी भी एक डेटा मेंबर के साथ काम करना और उसके वेरिएबल के साथ काम करना, तो उसका एक सिंटैक्स बनेगा। सामने आएगा आपका स्ट्रक्चर वेरिएबल, दूसरा आप लगाओगे यहाँ पे डॉट और लास्ट में आप लगाओगे डेटा मेंबर। और लास्ट में सेमीकोलन में या तो इक्वल करके कोई वैल्यू लग सकते हो और लास्ट में सेमीकोलन। ठीक, अब इसके एग्जांपल सुनिए। जैसे S1 मान के चलो कोई वेरिएबल है, स्ट्रक्चर वेरिएबल हो गया, डॉट ऑपरेटर आपका एज इट इज रहेगा। डेटा मेंबर में मेरे पास कौन कौन सा है? रोल और परसेंटेज। तो मान लो S1 के रोल में मैं कोई वैल्यू दे रहा हूँ 1 2 3, ठीक है। तो ये कहाँ पे जाएगा? इस वाली जगह पे जाएगा। इसमें क्या स्टोर हो जाएगा? 1 2 3। तो इसको पढ़ने के लिए कैसे करोगे? S1 का रोल इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 2 3। अगर मान लो मैं S3 के परसेंटेज में कोई वैल्यू डाल रहा 46.94, अगर ये कोई वैल्यू में प्लेस कर तो किसमें जाएगा? S3 के परसेंटेज में। तो S1 ये है, S2 ये है, S3 ये है, तो इसके परसेंटेज में कितना जाएगा? 46.9। ठीक है, समझ आया? ये डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन कर रहा है। सेम चीज अपन एरे में भी किए थे, याद है?
जैसे ये एरे बन रहा है, ये 0 1 2 और ये 3 बन रहा है, मान के चलो इसका नाम ए है। तो अगर मुझे यहाँ स्टोर करना है तो ए के 1 में अगर मैं कोई वैल्यू दे रहा जैसे 2 दे दिए तो यहाँ पे 2 जाके स्टोर हो रहा है ना। ए के 3 में जैसे दे दिए 96 तो यहाँ 96 जाके स्टोर हो रहा था। इसको भी ऐसे ही पढ़ रहे हैं, ए का 1 पढ़ते हैं, इसको ए का 3 पढ़ते हैं, यहाँ पे भी तो ऐसे ही पढ़ रहे हैं S1 डॉट रोल, तो S1 का रोल और S3 का परसेंटेज। तो ये समझ आया? ठीक, ये वाला सेक्शन नोट करो फिर इसके आगे का। ये इम्पोर्टेंट है ना, स्ट्रक्चर पूछता है एग्जाम में, स्ट्रक्चर और यूनियन उन सब के बीच में डिफरेंस ये सब पूछता ही है। Yes. देखो अभी तक जो आप कर रहे थे S1 S2 S3 बना रहे थे है ना, और रोल नंबर और परसेंटेज जो भी बनाया वो क्या है, उसका स्ट्रक्चर का डेटा मेंबर बनाया हूँ और स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाया है ना। उसमें वैल्यूज आप नहीं दी होंगे, जैसे ये मैं बता रहा था ना यहाँ पे S1 डॉट रोल इक्वल टू 1 2 3 S1 डॉट पर इक्वल टू ये सब उसके अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, तो वेरिएबल को बनाना क्या कहलाता है, डिक्लेरेशन कहलाता है, लेकिन वेरिएबल में वैल्यू देना क्या कहलाता है, इनिशियलाइजेशन है ना। तो उसको देखो स्ट्रक्चर वेरिएबल इनिशियलाइजेशन।
स्ट्रक्चर के वेरिएबल में इनिशियलाइजेशन करना मतलब उसके डेटा मेथड्स को आप इनिशियलाइज कर रहे हैं। ठीक है, पहला तरीका है आप स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज होगा, साथ में आप क्या नाम दोगे, स्ट्रक्चर का नाम। ठीक है, इसमें आप क्या कर रहे हैं, डेटा मेंबर बना लिया, सेकेंड रोल एक डेटा मेंबर बना लिया और परसेंटेज इक्वल फ्लोट में आप परसेंटेज के नाम से एक डेटा मेंबर बना लिया। ठीक है, अब वेरिएबल यहाँ पे बना लेते हैं S1 के नाम से, इसको यहीं पे इनिशियलाइज करें। S1 इक्वल रोल नंबर के लिए दे दो जैसे 101, ठीक, परसेंटेज के लिए दे दो 74.89 और ये कर देगा सिस्टम। ठीक है, तो ये यहीं पे बना ना, तो ये हो जाएगा आपका इमीडिएटली आफ्टर वेरिएबल ड्यूरिंग वेरिएबल। ठीक है, अब जैसे इसमें S1 बना है तो इसका मेमोरी कैसे बनेगा, मान के चलो ये S1 बना है आपका, सेम टाइम पे इसको मेमोरी भी मिल रही है, कंप्यूटर के मेमोरी में इसको मेमोरी भी मिलेगी S1 को या स्टूडेंट को, और उसी टाइम पे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ये रोल नंबर और परसेंटेज में भी वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी। तो ये मान के चलो S1 अगर आपका बन रहा है और ये आपका रोल नंबर वाला सेक्शन है और ये परसेंटेज वाला सेक्शन, तो रोल नंबर में क्या आएगा 101 और परसेंटेज वाले में जाएगा 74.8। ठीक है, ये दो बॉक्सेस मैंने बनाया है, एक छोटा है एक बड़ा है, रीजन क्या है, 2 बाइट का है। हाँ, ये अपना साइज कितना ले रहा है 2 बाइट, तो उसके हिसाब से हम बना लिए, और ये कितना ले रहा है 4, तो ये उसके हिसाब से। ठीक है, पहला समझ आया। इसका दूसरा पार्ट इनिशियलाइजेशन मल्टीपल वेरिएबल। आपका कीवर्ड स्टूडेंट, आपका स्ट्रक्चर में क्या क्या है, इसमें इंट रोल और फ्लोट में परसेंटेज। अब जब मुझे वेरिएबल मल्टीपल वेरिएबल जब मुझे बनाने थे तो कैसे कर रहे थे, यहाँ पे आप S1, S2, S3 ऐसा कर रहे थे, लेकिन इसी लाइन पे अगर आप ऐसा ये करने जाओगे, इस टाइप का कुछ काम करने जाओगे तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये वाली लाइन यहाँ से हटा दो। ठीक, क्या करोगे, इसके नीचे आ जाओ, यहाँ सेमीकोलन नहीं लगाओगे ना क्योंकि ये कंटिन्यूअसली चल रहा है। ठीक, S1 बराबर कर दिए, पहले किसके लिए देना, रोल नंबर के लिए तो 101, परसेंटेज के लिए 74.67, ये पहले के लिए जाएगा, यहाँ पे सेमीकोलन लगेगा। फिर दूसरे के लिए देना है तो S2 102 और इसको दे दो 77.94, और जो बनाना है तो S3 103 96.00 ऐसा। ठीक, तो यहाँ पे आपके तीन अलग अलग वेरिएबल बन रहा है, साथ में आप तीनों डेटा मेंबर्स के लिए उनको वैल्यू इनिशियलाइज कर दो। तो इसकी मेमोरी अगर बनाओगे, मान के चलो ये S1 बन रहा है तो S1 को ऐसे दो पार्ट में बांट दो। ठीक, S2 ये इसका थोड़ा पार्ट, और ये S3। तो S1 में पहले में क्या जाएगा, ये 101, ये किसके लिए है, रोल नंबर के लिए, ये किसके लिए है, परसेंटेज के लिए, तो इसमें जाएगा 74.67, इसमें जाएगा 102, इसमें जाएगा 77.94, इसमें 103, इसमें 96.00। तो ये रोल, ये परसेंटेज, ये फिर रोल और ये फिर वापस परसेंटेज। ठीक है, तो ये दोनों ब्लॉक किसके लिए काम कर रहे हैं, S1 के लिए, ये दोनों ब्लॉक S2 के लिए, ये दोनों ब्लॉक S3 के लिए। तो ये आपका मल्टीपल वेरिएबल यहाँ पे बन भी रहा है और साथ में उनके डेटा मेंबर्स को आप इनिशियलाइज भी कर रहे हैं। ठीक, तो फिर इसके और बात
एग्ज़ाम में बनाओगे ना जितने बार भी, अगर ये मेमोरी बना सकते हो तो वो बना के चलना, ठीक, मार्क्स बढ़ते हैं उससे। जितनी जगह भी हो, चाहे वेरिएबल के लिए हो, एरे के लिए हो, जहाँ पे भी मैंने बताया है मेमोरी बना के, वहाँ पे मेमोरी बना फोर्थ यूनिट में स्ट्रक्चर यूनियन, तो दोनों में से दोनों आता है। दोनों आए। 3 सवाल में 2 सवाल में एक स्ट्रक्चर रहेगा एक यूनियन रहेगा, और उसमें वो भी डाल सकते हैं, डिफाइंड डेटा टाइप डाल सकते हैं, जो टाइप टैप और लेकिन लिखा कंफर्म हुआ है कि एक में एक आएगा। हाँ, स्ट्रक्चर या यूनियन एक आएगा ही आएगा। और वैसे ही लास्ट यूनिट में भी डेटा डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, फाइल हैंडलिंग और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, ये 3 क्वेश्चन में वो पूरा यूनिट खत्म होता है। और वो 3 क्वेश्चन ऐसा है कि ऑलमोस्ट थ्योरी है, उसको पढ़ लिए समझ लिए तो ये मान के चलो कि वो बन जाए, और लिखना ही है उसमें। तो सर 5वां यूनिट का हाँ, 5वां यूनिट। इसमें थोड़ा सा और है, ये 2 इसके पार्ट्स और हैं, फिर इसका एक प्रोग्राम, फिर ये स्ट्रक्चर कंप्लीट है। हो गया? वो वाला साइड हो गया, फर्स्ट वन। हाँ सर, उसका ही थर्ड पार्ट। मैं आप लोगों को मेन फंक्शन के अंदर बताया था वेरिएबल कैसे बनाते हैं। मेन फंक्शन के अंदर जो था, अब इसमें क्या करना है, आपको इनिशियलाइज करना है। इनिशियलाइजेशन इनसाइड में आप मेन फंक्शन के अंदर इससे पहले वेरिएबल बनाए थे, स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाए थे। अब क्या करेंगे, जैसे ये चीज़ें जो चल रही हैं S1 S2 S3, उसको आप किसके अंदर लेके जाओगे, मेन फंक्शन के अंदर। अभी मैं आप लोग को बताया था ये सारा किस में चलता है, ग्लोबल में चलता है, बताया था। और मेन फंक्शन के अंदर मैं लास्ट वाला एक को बताया था, है ना। अब इसको देखो, जैसे मैंने एक स्ट्रक्चर बना लिया, स्टूडेंट, यहाँ पे वेरिएबल बना लिया प्रिंट रोल, दूसरा परसेंटेज का फ्लोट बना लिया परसेंटेज। अब यहाँ पे इसको कुछ नहीं करना, ये मेरा स्ट्रक्चर बन गया है। वॉइड मेन के अंदर इसका वेरिएबल बनाना कैसे बताया, क्या लगाते थे आप यहाँ पे, स्टूडेंट और वेरिएबल का ऐसे ही बनाते थे, यही तक बताया था ना। मल्टीपल बनाना तो S2 और S3 ऐसा कर लेते थे, ये बताया गया था। अब इसको क्या करना है, आप सिंगल वेरिएबल लेकर चलो, और S1 में जैसे मुझे वैल्यू स्टोर करनी है, जैसे मैं फर्स्ट के लिए 101 और सेकंड के लिए 94 में स्टोर करना चाहूँ, तो ये एक हो गया इसके अंदर मेन फंक्शन के अंदर। दूसरा वेरिएबल बनाना है स्ट्रक्ट, फिर से बोला इनकम्प्लीट करो, स्टूडेंट
S2 इसके अंदर कर दो 102 74.96 और बाकी आपके अदर स्ट्रक्चर्स। ये हो गया आपके मेन फंक्शन के लिए। थोड़ा सा अगर ध्यान दो S1 S2 S3 यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी S1 S2 लिखा हुआ है, लेकिन सामने स्ट्रक्ट और स्टूडेंट कीवर्ड हम लोग नहीं लगाया है ना। तो स्ट्रक्ट मेरा क्या है, ये कीवर्ड, स्टूडेंट क्या है मेरा डेटा टाइप है ना, डेटा टाइप ही बन रहा है ना स्ट्रक्चर से। तो किस टाइप का डेटा टाइप है, यूजर डिफाइंड है कि डिराइव्ड है, यूजर डिराइव्ड है भाई। इसको बनाने के लिए इंट और फ्लोट को यूज कर रहे हो ना, तो किस टाइप का हुआ, डिराइव्ड है। और यहाँ पे देखो S1 S2 S3 बताया था अभी कि ये ग्लोबल सेक्शन पे बन रहा है और ये इसके नीचे कंटिन्यूअसली चल रहा है, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगा है। और यहाँ पे अगर देखो तो ये ब्लॉक मैंने अलग कर दिया, ये ब्लॉक अलग कर दिया, तो ब्लॉक अलग हो गया ना, तो उसको पूरा बताना पड़ेगा कि ये कहाँ से क्या आया है, ये सारी चीज उसको बतानी पड़ेगी। और ये वाला पोर्शन अगर आप छोड़ दो स्ट्रक्ट ये वाला और इधर वाला सेक्शन रहने, तो स्टूडेंट को अगर देखा जाए तो ये किस जगह पे, डेटा टाइप की जगह पे है, और ये S1 किसकी जगह पे, वेरिएबल की जगह है, और ये वैल्यू की जगह है, ऐसा टाइप का ये बताया गया ना वेरिएबल डिक्लेरेशन डेफिनेशन और। तो सेम चीज है यहाँ पे, बस हमको बताना पड़ रहा है कि ये स्ट्रक्चर के अंदर है, इस वजह से इसको स्ट्रक्ट वगैरह लेके आ रहे हैं, और ये सेक्शन अलग हो जा रहा है। ये आपके ऊपर है ना, पूरा वॉइड मैप के ऊपर है, और ये वॉइड मैप के अंदर है। ये आपका क्या बन रहा है, ग्लोबल, और ये क्या बन रहा है, लोकल। ठीक है, इस वजह से ये ऐसे काम है। क्लियर, इसको नोट करो, थर्ड वाले को हम फोर्थ को ये वाला बना लिया ना फोटो, इसका मेमोरी बता दो, फिर इसको कंप्लीट कर दो। अगर इसका मेमोरी बनाओगे तो दो बन रहा है S1, और ये क्या बन रहा है, ये मान लो मेरा S1 बन रहा है, और एक बनेगा S2। ये क्या है मेरा रोल, और ये परसेंटेज, ये रोल, ये परसेंटेज, इस पे कितना जाएगा 101, इस पे जाएगा 94 कितने बार, 6 बार। क्यों, क्योंकि फ्लोट में बना है और यहाँ पे हम दशमलव के बाद कोई संख्या दिए नहीं है। ये जाएगा 102, इसमें जाएगा 74.96 बार, 4 बार 0। ठीक है, तो ये उसका फोटो बनेगा, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। तब तक आप लोग नोट करो, पढ़ा में कोड करता है।
फोर्थ वाला देखो, यहाँ पे ये जो डेटा मेंबर बन रहा है रोल नंबर और परसेंटेज, ये डेटा मेंबर हटा के मैंने कुछ और डेटा मेंबर बनाया। इंटीजर टाइप के 3 डेटा मेंबर बनाया, m1 m2 और m3। ठीक, एक वेरिएबल बनाया s1 और उसमें वैल्यू कितना दिए 17। ठीक, टॉपिक क्या है, इनिशियलाइजेशन ऑफ सिंगल डेटा मेंबर। मतलब मेरे पास 3 या 4 या जितने भी डेटा मेंबर होंगे, चाहे वो किसी भी टाइप का हो, मैं तो किसको इनिशियलाइज करना है, सिर्फ एक को। तो जैसे m1 m2 m3 बना है, s1 में 79 है, तो ये जो 79 बनेगा वो m1 के लिए जाएगा हर बार। जो पहला डेटा मेंबर रहेगा, आप कितने भी वैल्यू इनिशियलाइज कर लो और कितने भी डेटा मेंबर आपके पास रहे, अगर आप सिंगल वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन कर रहे हो तो वो हर बार किसके लिए जाएगा, पहले डेटा मेंबर के लिए। अब देखो, पहले डेटा मेंबर के लिए तो चलेगी, लेकिन ये दूसरा और तीसरा तो खाली है, इनकी डिफॉल्ट वैल्यू तो कुछ रहेगी। तो अगर इसके डिफॉल्ट वैल्यू के बारे में बात करें, ठीक, अगर वो डेटा मेंबर आपका इंटीजर टाइप का है, डेटा मेंबर आपका किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का, तो उसमें क्या जाएगा 0। तो इन दोनों में क्या जाएगा 0। और ठीक, नहीं दिए तब भी ना। और अगर ये फ्लोट है तो यहाँ पे जाएगा 0.0। अगर कैर है तो जाएगा यहाँ पे नल। ये डिफॉल्ट वैल्यू है, उसको याद रखो। ठीक, अगर इंटीजर है तो क्या जाएगा डिफॉल्ट वैल्यू 0, अगर फ्लोट है तो 0.00 और कैरेक्टर है तो नल। ठीक है, इसको साथ में नोट करो, फिर इसका एक प्रोग्राम मेमोरी लॉस भी हो सकता है, क्या चीज, जगह मेमोरी की जगह नहीं लॉस नहीं होगा। आप डेटा मेंबर बनाए तो होल्ड ही रहेगा। हाँ, जैसे मैं यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कर रहा हूँ तभी यहाँ पे वैल्यू जा रहा है, तो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन तो केवल एक डेटा मेंबर के लिए हुआ है, तो ये किसको जाएगा, m1 को जाएगा, बाकी का 2 का नहीं हुआ, तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या जाएगा 0, वो ऑटोमेटिकली उसके पास चले जाएगा। लेकिन ये तब होगा जब ये इनिशियलाइजेशन वाली लाइन आप लिखोगे तब। अगर मान के चलो आप इसको यहाँ से हटा दिए और सिर्फ आप s1 लिख के छोड़ दिए, तो ये जो इतना तो हुआ है ना वो नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक, अभी ये कब हो रहा है, जब आप यहाँ पे s1 में इनिशियलाइजेशन वाला काम कर रहे हैं। ठीक है, इसका सोचता हूँ ये वाला साइड हो गया ना, थर्ड वाला। इसके लिए क्वेश्चन लिखना प्रोग्राम है, राइट अ सी प्रोग्राम write a C program to explain its structure. या इसी को ना क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ सकता है, जैसे एग्जाम में कि एक्सप्लेन व्हाट इज स्ट्रक्चर विथ एक्सेसिंग देयर डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन। ठीक है, तो ये यही रहेगा पूरा स्ट्रक्चर जो आप अभी तक बनाए हैं वही रहेगा, लास्ट में अगर प्रोग्राम राइट हो जाएगा। या उसको डायरेक्ट ये भी बोल दे सकता है कि राइट सी प्रोग्राम टू एक्सप्लेन स्ट्रक्चर विद देयर एक्सेसिंग मेंबर्स। ठीक है, कुछ भी पूछे समझाना यही है। और इसमें मैं चार अलग अलग तरीके बताया हूँ। चार कौन से बताया, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन, वैलिड है ना, और अभी क्या बताया वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, तो उसमें डेटा मेंबर में वैल्यू इनिशियलाइज करने का। तो जरूरी नहीं है कि आप एग्जाम में अगर आपके पास टाइम है या नहीं है, जैसा भी है चारों लिखो, आपको जितना समझ में आ रहा है, 2 समझ में आ रहा है तो आप लिख सकते हो। ठीक है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप ये जो कर रहे हो ना, ये फर्स्ट क्लास वाला, ये भी लिख के आप छोड़ सकते हो। ठीक है,
साथ आपका डेटा मेमोरी कैसे एक्सेस हो रहा है कुछ। ये मेरा क्या है, स्ट्रक्चर है, कहाँ बना है, ग्लोबल सेक्शन है ना। और नीचे वॉइड में चल रहा है, वॉइड में क्या चल रहा है आपका, ये वाला पूरा क्या है आपका लोकल सेक्शन है ना। आप ग्लोबल की चीज़ को लोकल पे एक्सेस कर रहे हो, तो ये पहले इसका मेमोरी बना लो। क्या बना मेमोरी, ऐसा नहीं बना है, दो पार्ट में बांट लो। पहला क्या, रोल नंबर, दूसरा परसेंटेज। रोल नंबर पे जाएगा 79, परसेंटेज पे जाएगा 49.96, ये बना। जब आप आउटपुट इसका जनरेट करोगे तो CLR SCR और गेट CS तो एज इट इज अपने हिसाब से चलेंगे। पहले वाले लाइन से आएगा क्या, रोल नंबर इक्वल, यहाँ से आएगा 79 क्यों आएगा, क्योंकि ये जो परसेंटेज दी है वो S1 के रोल नंबर से रिप्लेस हो जाता है। S1 मेरा ये है, S1 का रोल नंबर क्या है, और रोल नंबर में क्या है 79। दूसरा यहाँ पे आएगा परसेंटेज में क्या आएगा, परसेंट टाइप लिए तो परसेंट टाइप किससे जाएगा, S1 के परसेंटेज से, तो पर किस टाइप में होगा, फ्लोट टाइप हो गया ना, तो ये आ जाएगा 49.96 साथ में 4, तो ये आपका आउटपुट, ठीक है। ये वाला साइड हो गया ना। थोड़ा सा देख लीजिए, ये जो आप लोगों का क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन क्या था, राइट अ सी प्रोग्राम टू एक्सप्लेन स्ट्रक्चर। उसी क्वेश्चन को ये भी बोल सकता है कि राइट अ सी प्रोग्राम टू एक्सेस डेटा मेमोरी ऑफ अ स्ट्रक्चर, होगा वही चीज, ठीक है। बस ये दोनों प्रोग्राम में अंतर ये है, ये जो आपका स्ट्रक्चर बन रहा है वो किसके ऊपर बन रहा है, मेन फंक्शन के ऊपर, और मेन फंक्शन में बाकी काम कर रहा है ना। तो इसको आप बोल सकते हो कि स्ट्रक्चर आउटसाइड में, ये क्या हो गया हमारा स्ट्रक्चर आउटसाइड हो गया, कौन सा वाला, ये वाला, और इसमें आपका स्ट्रक्चर इनसाइड है। दोनों सही है, काम करने का तरीका भी सही है, लिखने का तरीका बस चेंज हो गया। देखो ये मेन फंक्शन शुरू हुआ, लेकिन इतना जो एरिया है वो क्या है, स्ट्रक्चर का एरिया है। उसके बाद CLR SCR, और इतना अगर आप देखें तो इसमें जो मेन फंक्शन के अंदर ये 4 लाइन लिखी थी वही इसमें भी सेम लिखा हुआ है, बस हमें स्ट्रक्चर को क्या कर दिया है, मेन फंक्शन के अंदर प्लेस कर दिया। होता ये है, ये ग्लोबल सेक्शन पे बना है, तो ग्लोबल की चीज में आप लोग को बताया था कि ग्लोबल पूरे प्रोग्राम में कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर S1 जो बना है उसको मैं मेन फंक्शन और जो कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन बना रहा हूँ उसके अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अब ये किसके अंदर बन रहा है, इनसाइड मेन बन रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसी कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही एक्सेस किया जाएगा, उसको आप कहीं और एक्सेस नहीं कर सकते। अगर कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन बना रहे हो और उसको एक्सेस करने जाओगे तो वो एक्सेस नहीं होगा, ठीक है। अनडिफाइंड सिंबल करके आपका एरर आता है, क्लियर है इतना। तो ये है पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट, ठीक है।